ये जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द है ये केवल एक शब्द नहीं है, यानी कि एक टर्म नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि अलग अलग स्टेप है वो आते हैं। जैसे कि कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट है, कौन सा जो है हम कहेंगे कि ये पहला स्टेप है, यानी कि कब है जो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने के लिए हम पहला कदम उठाते हैं, या कब कहेंगे कि ये जो पार्टिकुलर प्रोसेस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, या इसके बीच में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी चीजें हम इस सीरीज में है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जो कि होगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट लॉ और उसके प्रोविजन के अनुसार। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो प्रपोजल है या ऑफर है ये पहला स्टेप है, लेकिन हम यहां पर इसको समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से। आपको पता होगा डेफिनेशन क्या है, कौन से सेक्शन में दी गई है, उसको हम रिवर्स मेथड से ही डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहती है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आज की वीडियो में है जो डिस्कस करने वाले हैं। तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, माय नेम इज नरेश कुमार, और आज हम है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो एक छोटा सा लेक्चर है प्रपोजल और ऑफर के रिगार्डिंग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें काफी सारे केस लॉज भी हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या एक वैलिड ऑफर होने की रिक्वायरमेंट है और किसे हम ऑफर कहेंगे, या फिर ऑफर कैसे अलग अलग जो चीजें हैं उनसे डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, सेक्शन 2H क्या कहता है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, आपको देखने में ये जो डेफिनेशन है काफी छोटी लग रही है, एक लाइन की, जस्ट सिंपल एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नो, ये इतनी सिंपल और छोटी नहीं है। यहां पर इसको आप इन डेप्थ बाय रिवर्स मेथड इसमें जाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें यहां पर इन्वॉल्व है। जब हम बात करते हैं एन एग्रीमेंट, ओके, एक टर्म यहां पे है एग्रीमेंट, और उसके बाद में हमारे पास में एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट टर्म है वो अपने आप में एक अलग शब्द है, इसका एक अलग प्रोसेस है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो जो एग्रीमेंट है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एग्रीमेंट हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। ओके, आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है उसको हम आगे जो फर्दर वीडियोस आएंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले हमें आज पहुंचना है फर्स्ट स्टेप तक। तो अब हम एग्रीमेंट को देखते हैं कहां पर दिया गया है। एग्रीमेंट दिया गया है हमें सेक्शन 2 क्लोज ई में। सेक्शन 2 क्लोज ई क्या कहता है, सेक्शन 2 क्लोज ई कहता है यहां पर एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, यहाँ पे प्रोमिस जो वर्ड है एक ये यूज होता है, सेट ऑफ प्रोमिसेस यूज होते हैं, या फिर यहाँ पर हमारे सामने एक वर्ड है कंसिडरेशन। अब जो ये वर्ड प्रोमिस है ये क्या है, इसके रिगार्डिंग भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में डेफिनेशन दी गई है। वो कहां दी गई है, सेक्शन 2 क्लोज बी में। और जो कंसिडरेशन है वो कहां दी गई है हमें, सेक्शन 2 क्लोज डी में। तो कंसिडरेशन को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी सेपरेट वीडियो विद केस लॉ इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं हम। हमें जो है पहले देखना है कि प्रोमिस क्या होता है या सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या होते हैं। सेट ऑफ प्रोमिस और प्रोमिस आई थिंक एक ही, सेट प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस एक ही चीज है। जहां पर एक से ज्यादा प्रोमिस हो जाएंगे तो उसको हम सेट ऑफ प्रोमिस कहेंगे, जब एक प्रोमिस की बात हो रही है तो वो प्रोमिस हो जाएगा। तो प्रोमिस की डेफिनेशन है वो हमें कहां दी गई है, सेक्शन 2 क्लोज बी। सेक्शन 2 क्लोज बी क्या कहता है कि जब एक पर्सन to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become the promise. यानी कि जब एक व्यक्ति जिसको प्रपोजल किया गया है उसकी एसेंट लेने के लिए, यानी कि उसकी सहमति लेने के लिए, और उस व्यक्ति ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, उसको मान लिया, उसको सहमति दे दी, तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। तो देखा आपने, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट में क्या इंक्लूड हुआ, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में क्या इंक्लूड कर दिया गया है हमने, प्रोमिस। अब प्रोमिस में क्या इंक्लूड हो रही है, यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं। एक तो आता है प्रपोजल, एक आती है एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं। तो ये चीजें हैं, तो प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस मिलकर के एक प्रोमिस क्रिएट होता है। तो जो प्रपोजल है वो हमारे पास कहां पर है, सेक्शन 2A में। सेक्शन 2A क्या कहता है, सेक्शन 2A हमें प्रोवाइड करता है प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रपोजल।
अब हमारे पास में आता है पहला स्टेप, क्या? प्रोपोजल। जब हम पहली बार किसी के सामने अपना जो भी इंटेंशन है वो सामने रखते हैं कि जनाब हम ये चाहते हैं, आप ये कर दीजिए, ओके, आप इससे सहमत हैं नहीं हैं, ये आप पे डिपेंड है, लेकिन हम अपनी एसेंस है वो रख रहे हैं, यानी कि प्रपोजल कर रहे हैं, एक ऑफर रख रहे हैं। ऑफर यहाँ पे टर्म यूज होता है वो होता है इंग्लिश लॉ में। तो ये क्या है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमें जो प्रपोजल का एग्जैक्ट मीनिंग समझने के लिए इसकी डेफिनेशन पे जाना होगा। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो 2 क्लॉज ए में दी गई है, क्या कहता है कि जब when a person signified to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtain the assent that other to such act abstinence is that to make a proposal, उसको हम प्रपोजल कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक व्यक्ति सिग्निफाई करता है अपनी एसेंट, किसको? किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी कि यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है, दो व्यक्ति हैं, ओके, और वो क्या कर रहा है, वो अपनी विलिंगनेस यानी कि अपनी इच्छा है वो यहाँ पर उसकी एसेंट लेने के लिए, कुछ करने के लिए, या फिर उसको कुछ अब्सटेन करना, कुछ करने से मतलब रोकना, कुछ ये भाई तो ये चीज है वो नहीं करेगा, ऐसी चीज करने के लिए उसको रोकना, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट यानी कि उसकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए। तो वो क्या बन जाता है यहाँ पर, एक प्रपोजल बन जाता है। और यहाँ पर क्या है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि दो पार्टी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, आई होप कि आपको यहां तक चीज है वो क्लियर है। यानी कि अब हम यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट का पहला स्टेप है, जब प्रपोजल किया जाता है उसके बाद में उसको दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टेंस मिलती है, देन उसके बाद में वो प्रॉमिस क्रिएट होता है, और वो प्रॉमिस या एक से ज्यादा प्रॉमिस है वो अगर कंसिडरेशन फॉर्म करने के बाद में एक एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट तब जाकर के हम ऊपर जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के पास, यानी कि जब वो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट का रिवर्स फॉर्मेट, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, प्रपोजल और ऑफर। अब हम देखेंगे कि जो प्रपोजल है उसकी एसेंशियल क्या है, कब हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज द वैलिड ऑफर। ओके, कैसे वो एक्सेप्ट होगा, कैसे उसकी कम्युनिकेशन होगी, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी हम विद द केस लॉ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो ऑफर है और प्रपोजल है, ये दोनों टर्म सेम है। इंग्लिश लॉ में हम ऑफर यूज करते हैं, प्रपोजल इंडियन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज किया गया है। तो जब भी आपको यहाँ पर ऑफर सुनने को मिले तो समझना कि ये 2A की बात हो रहा है, यानी कि प्रपोजल की ही बात हो रही है। आई होप इट इज क्लियर। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका कि मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर एक ऑफर को वैलिड ऑफर या प्रपोजल को कहीं हम वैलिड प्रपोजल होने के लिए ये कुछ रिक्वायरमेंट है वो कि जो कि फुलफिल करनी होती है। यानी कि यहाँ पर जब हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें भी कुछ चीजें दी गई थी। एक तो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, एंड वो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है उसमें क्या चीज होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इच्छा। यानी कि अगर वो आपने कोई ऑफर दिया है, अगर वो लीगल रिलेशन ही क्रिएट नहीं करा तो वो एक ऑफर नहीं माना जाएगा। उसके अलावा डेफिनेट और क्लियर होनी चाहिए, ओके, देन मस्ट बी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, और दूसरे व्यक्ति की एसेंट पाने के लिए वो ऑफर है वो किया जाना चाहिए। ये है कुछ बेसिक से इसके मतलब एक रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं हम वैलिड ऑफर की। उसके अलावा हम ऑफर के रिगार्डिंग कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि जैसे कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, इन दोनों में भी डिफरेंस है। जब आप कहते हैं कि मैं ऑफर दे रहा हूं, या फिर जब आप कहते हैं कि मैं इन्विटेशन दे रहा हूं कि आप मुझे ऑफर करिए, तो इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। तो इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा स्पेसिफिक और जनरल ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर क्या होता है, या फिर हम कहें स्पेशल टर्म और कंडीशंस क्या होती हैं जब हम ऑफर की बात कर रहे होते हैं उसके साथ में जो दी जाती हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट है वो हम आगे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम इसके फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा था कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस कहता है कि जनाब मैं ये करने के लिए या ये न करने के लिए, मतलब दो तरह की विलिंगनेस यहाँ पे दी जा रही है, एक टू डू सर्टेन एक्ट और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट, यानी कि एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग। ओके, तो यहाँ पे टू डू सर्टेन एक्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए उस व्यक्ति के पास में, मान लीजिए मैं ही यहाँ पे हूँ, मैं अपनी विलिंगनेस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप मेरी कार है वो खरीद लीजिए, या मैं अपनी बाइक है वो आपको बेचना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी विलिंगनेस है वो आपकी एसेंट लेने के लिए, यानी कि आपकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन मेरे एक्सप्रेशन में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि आप मेरी कार है वो खरीद लीजिए। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, व्हाटसोएवर। एक तो ये हो गया। एक चीज हो सकती है कि मैं आपको कहूं
कि आपको अपनी कार किसी और को नहीं बेचनी, इसके लिए मैं आपको कोई कंसिडरेशन दे रहा हूं या फिर मैं आपको कोई ऐसा अदर प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं इसको बाद में खरीद लूंगा या वो वट जो भी कंडीशन यहाँ पे दी गई है, कि मतलब मैं आपको कुछ करने से रोक रहा हूं, मतलब अपनी कार को सेल करने से आपको रोक रहा हूं। ओके, तो ये होता है नॉट टू डू ए सर्टेन थिंग इसके रिगार्डिंग। तो ये दो चीजें यहां पर आती हैं। आई होप कि आपको यहां तक है जो मैटर क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास में एक केस लो है, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रम्पटन एंड ब्रदर्स लिमिटेड 1923 का ये केस लो है। राइटिंग थोड़ी सी खराब है प्लीज। यहाँ पर इस केस में क्या था कि दो पार्टीज थी, दो फर्म्स थी एक्चुअली, वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती हैं, किस लिए? सेल और परचेज ऑफ द टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर को सेल और परचेज करने के लिए। ओके, और ये वो वहां पर क्या कहती हैं उस एग्रीमेंट में, वो कहती हैं कि ये कुछ है जो वहां पर वो कह सकते हैं हम कंडीशन लगाती हैं कि ये जो एग्रीमेंट है वो एंटर इनटू नहीं हुआ, यानी कि इसका कोई वो वैलिडिटी इसको नहीं माना है, मतलब उसको लीगली वो एंटर नहीं हो रहे, ना ही उसके कोई मेमोरेंडम है रिटन फॉर्मल और लीगल एग्रीमेंट के तौर पे उनको लेते हैं। और ये भी कहते हैं कि इससे किसी भी तरह की कोई लीगल जुरिस्डिक्शन किसी भी लॉ कोर्ट को है वो नहीं जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से उनको क्लियरली क्या हो रहा है कि वो किसी भी तरह की अपनी इंटेंशन ये शो नहीं कर रहे कि हम फर्दर इसमें कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने वाले हैं। यानी कि ये नेक्स्ट पॉइंट से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो लीगल रिलेशन है जो इन दोनों के बीच में वो क्रिएट नहीं करना चाहते। और यहाँ पर जो क्या था इस केस में कि ये जो स्टेटमेंट थी और इस जो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे पहले तो वॉइड कर दिया गया था, लेकिन बाद में अपील में क्या था कि जो अपील में क्या कहा कि जो पार्टी के पास में फ्रीडम है वो किसी भी टर्म के ऊपर एग्री कर सकती है, यानी कि विलिंगनेस वो अपनी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद में जो अगेंस्ट पार्टी है उसके ऊपर है ना, वो उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी डिपेंड अपॉन इन। तो बाद में है जो कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया और वो सूट है वो डिसमिस कर दिया, यानी कि वो एक उसके ऊपर लीगल एक्शन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्शन है वो पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रखा है कि हम किसी भी तरह का यहाँ पे एक किसी रिटन मेमोरेंडम में कहें या फॉर्मल या लीगल एग्रीमेंट में नहीं एंटर कर रहे, ना ही यहाँ पर इस एग्रीमेंट यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई भी लीगल एक्शन है वो क्रिएट नहीं हो रहा, लीगल जुरिस्डिक्शन है वो क्रिएट नहीं हो रही। तो आई होप यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे कहा गया कि फ्रीडम पार्टी के पास में भी कि वो किसी भी टर्म के ऊपर एग्री कर सकती हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको पहला विलिंगनेस के रिगार्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। इससे हम नेक्स्ट एसेंशियल की बात करते हैं कि जो ऑफर है वो किस लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। अगर कोई ऑफर ऐसा है जो कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए नहीं है तो वो यहाँ पर ऑफर माना नहीं जाएगा, एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। मेन कंसेप्ट क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति को ऑफर कर रहे हो या प्रपोजल कर रहे हो किसी भी चीज को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, जो भी चीज है, तो वहां पर आप दोनों के बीच में या कोई अदर ट्रांजेक्शन है तो उसके बीच आप दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की एक आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। एक जनरल स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या नहीं हो सकती, ऑफर नहीं हो सकती, या फिर कोई सोशल मोरल पर्पज के लिए कोई जनरल स्टेटमेंट की गई है तो वो यहाँ पे ऑफर नहीं कही जाएगी। ओके, यानी कि रिलीजियस सोशल जो भी है ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक केस लॉ का एग्जांपल देखें तो वो केस लॉ क्या है, विक वर्सेस टाइबल्ड। इस केस में क्या है कि डिफेंडेंट ने क्या प्रॉमिस किया कि जो भी कोई व्यक्ति मेरी बेटी से शादी करेगा, यानी कि उसकी मर्जी से, उसकी कंसेंट से, मतलब बेटी की कंसेंट से, तो उसको मैं क्या है कि 100 पाउंड है वो पे करूंगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि उसकी बेटी से शादी कर लेता है और वो यहाँ पे क्लेम करता है कि यहाँ पर मेरे को है जो 100 पाउंड है वो दिए जाएं। तो यहाँ पर जो कोर्ट क्या हेल्ड करती है कि ये जो है एक जनरल स्टेटमेंट थी, जिस्ट या एक कहें हम एक्साइटमेंट में कही गई बात थी, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये ऑफर नहीं कहा जा सकता, ये एक जनरल स्टेटमेंट थी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। उसके बाद में आता है एक और केस, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, 1919 का केस है ये। आपको इस केस के बारे में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये केस आपको बार बार देखने को मिला है। इसमें क्या है, एक हस्बैंड और एक वाइफ है, मिस्टर बेल्फोर एंड मिसेस बेल्फोर। इन दोनों के बीच में एक सिंपल मतलब स्टेटमेंट के तौर पे कहीं एक एग्रीमेंट होता है कि मैं, ये हस्बैंड कहता है कि मैं आपको कुछ अमाउंट है, मान लीजिए हम यहाँ पे 500 है, वो कहते हैं कि मैं आपको पे करता रहूंगा, क्योंकि ये जो वाइफ है वो क्या थी, इल थी उस टाइम पे। तो ये चला गया कहीं बाहर और वो उसको पे करता रहा कुछ टाइम तक, लेकिन उसके बाद में इनके संबंध में थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मनमुटाव हुआ, तो उसके बाद में इनका डाइवोर्स वगैरह भी हो गया था।
तो एक टाइम के बाद में जो है हस्बैंड ने है, मिस्टर बेल्फोर ने है यहाँ पर जो पे करने हैं, जो भी अमाउंट इनका यहाँ पे कहा गया था वो उसने पे करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर जो वाइफ है वो कोर्ट के पास गई और कहा कि जनाब यहाँ पे हमारे बीच में एक ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मिस्टर बेल्फोर है वो मुझे 500 की जो ये अमाउंट है वो मुझे पे करते रहेंगे। तो यहां पर जो कोर्ट ने क्या लिया कि नहीं, दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ये आपकी फैमिली रिलेशन में एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जनरल म्यूचुअल के ऊपर आपने जो कुछ भी यहाँ पे देने के लिए कहा है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी लीगल इंटेंशन, लीगल रिलेशनशिप है जो क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे आपकी कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होती तो आप इसको रिटर्न वगैरह में किसी फॉर्म में ले आगे, देन ये पॉसिबल था। तो इसी तरह एक और केस था मेरिट वर्सेस मेरिट। इस केस में क्या था, हस्बैंड वाइफ इसी में थे, ये भी फैमिली था, लेकिन यहाँ पे है जो एग्रीमेंट क्या था रिटन फॉर्म में था और वहां पे इंटेंशन भी थी कि वो लीगल फॉर्म है, जो लीगल रिलेशनशिप है वो क्रिएट करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे इसको वैलिड माना गया था। आई होप कि इट इज क्लियर, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डेफिनेट एंड क्लियर। जब भी कोई ऑफर किया जाता है तो वो डेफिनेट होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं ये कर दूं, नो, दैट इज स्पेसिफिक। आपको ये कहा है तो आपको सिर्फ यही है उसमें। अनएम्बिगुअस, स्पष्ट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके, अनसर्टेन, अस्पष्ट अगर किसी भी तरीके से इनडेफिनेट है, जिसकी कोई मतलब आपको पता ही नहीं। मान लीजिए मैंने कहा कि आप मुझे ये जो है कार सेल कर दीजिए, मैं आपको एक्स अमाउंट है जो पे कर दूंगा, यहाँ पे कोई डेफिनेट अमाउंट की बात नहीं हो रही, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर हम कह सकते हैं, वो नहीं माना जाएगा। इसको भी हम एक केस लॉ के द्वारा देखते हैं, सत्या जैन वर्सेस अनिश अहमद रुशदई, AIR 2013। इस केस में क्या कहा गया है कि इट वाज हेल्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एफिशिएंसी कैन बी इन्वोक्ड टू अचीव द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द पार्टी व्हेन द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट आर वॉइस एंड नॉट क्लियर। यहाँ पे स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म है या कंडीशंस वगैरह यूज की गई हैं वो क्लियर नहीं है, तो उस कंडीशन में बात की गई कि जो क्लियर नहीं है तो उस टाइम पे हम बिजनेस की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस एफिशिएंसी के लिए उनको इन्वोक कर सकते हैं। यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट है जो इनके बीच में वो क्लियर ही नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर इसका डेफिनेट या क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक ऑफर है वो इफेक्टिव तभी होगा जब उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है, किसके साथ में, ऑफरी के साथ में, यानी कि जिसको ऑफर किया गया है ऑफर के द्वारा। सेक्शन 2A कहता है यहाँ पे, सेक्शन 2 क्लोज ए क्या कहता है, जो इसमें वर्ड सिग्निफाई किया गया वही कहता है कि कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि वो अपनी विलिंगनेस है वो सिग्निफाई करता है, दूसरे को कम्युनिकेट करता है कि जनाब मेरे को ये चीज चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कुछ बेचना चाहता हूं, अगर मैंने सामने वाले को बताया नहीं, उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो वो ऑफर क्या होगा, वो तो मेरी जस्ट इंटेंशन है, वो मेरे पास में ही रह गई, आगे तो कम्युनिकेट नहीं हुई ना, तो इसलिए वो किसी भी तरह का कोई रिलेशन क्रिएट नहीं करेगी, तो वो यहाँ पे एक वैलिड ऑफर नहीं मानी जाएगी। बात अगर हम करें यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। जब हम कम्युनिकेशन की स्पेशल वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे हो सकती है, बाय लेटर, वर्ड, गेस्चर, जो भी तरीके हैं उन सभी को यहाँ पे डिटेल में कम्युनिकेशन की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ में केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी हम 1-2 केस लॉ है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफी फेमस है, जैसे लालमन शुक्ला वाला केस है, एक केस और है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं वो केस क्या कहते हैं। एक फिच वर्सेस स्नेडकर 1868 का ये केस है। इसमें क्या कहा गया था, इस केस में क्या था कि जो एक वांटेड है उसकी इंफॉर्मेशन देने वाले को रिवॉर्ड दिया जाता था। ओके, यहाँ पे ये कंडीशन थी, लेकिन जब फिच है इसने जब वो इंफॉर्मेशन दी उस वांटेड के रिगार्डिंग, तो उस टाइम वो रिवॉर्ड दिया जाना था उस इंफॉर्मेशन देने वाले को, लेकिन जो ये फिश है इसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, यानी कि इसको नहीं पता था कि इसके पीछे एक रिवॉर्ड भी है। लेकिन जब बाद में उसको पता चला कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके पीछे एक रिवॉर्ड भी था जो कि मेरे को मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला, तो अब ये कोर्ट के पास गया। तो कोर्ट ने क्या कहा कि जिस टाइम आपने इंफॉर्मेशन दी उस टाइम आपको कोई नॉलेज नहीं थी, यानी कि आपके पास में जो ऑफर है वो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। तो जब आपके पास में उसकी नॉलेज नहीं है, वो आपके पास में कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो आपने उसकी एक्सेप्टेंस कैसे की, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। तो एक्सेप्टेंस नहीं है तो यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता, कोई एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर वो व्यक्ति है रिवार्ड के लिए लायबल नहीं है, यानी कि इसको किसी भी तरह का कोई रिवार्ड नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर यहाँ पर इसको पहले पता होता कि यस
ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरे को ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो उस कंडीशन में इसको ये रिवॉर्ड मिलता। लेकिन इस केस में यहाँ पे इसको रिवॉर्ड नहीं मिला। सेम इसी तरह लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का जो ये 1913 का केस है, इस केस में क्या था कि जो एक व्यक्ति है उसका पोता जो गुम गया था, ये लालमन शुक्ला है उसके शायद सर्वेंट थे, तो इन्होंने है जो उनके पोते को जो ढूंढ करके ले आए। तो इस केस में क्या था कि जो भी उसके पोते को मतलब ढूंढ के लेके आएगा उसको एक अमाउंट थी वो एज ए रिवॉर्ड देनी थी। लेकिन यहाँ पे लालमन शुक्ला को नहीं पता था कि जो ये अवार्ड है, जो ये अमाउंट है वो उस लड़के को ढूंढने वाले को मिलने वाली है। लेकिन बाद में जब इसको पता चला तो उसने क्लेम किया कि मेरे को ये रिवॉर्ड दिया जाए। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जब आप उस लड़के को ढूंढ कर लेके आए तो उस टाइम आपके पास में इसकी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, यानी कि आपको नॉलेज ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि यहाँ पर इसके साथ में ये अमाउंट भी है एज ए रिवॉर्ड दी जानी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि उस टाइम पे आपको उस ऑफर की किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं थी, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वो एक्सेप्टेंस का जो मैटर है, यानी कि आपने जो है उस ऑफर को एक्सेप्टेंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता कि आपने उसको एक्सेप्ट किया, नहीं हुआ तो आपको पता ही नहीं है, तो वो वहां पर किसी भी तरह का कोई लायबिलिटी है क्रिएट नहीं करता, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है वो क्रिएट नहीं होता। आपने अपनी ड्यूटी एज ए सर्वेंट के तौर पे परफॉर्म की है तो आपको यहाँ पे इस रिवॉर्ड के लिए लाइबल नहीं ठहराया जाता। तो मतलब जो भी लालमन शुक्ला है उसको यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दिया गया, उसने जो भी मेहनत की वो। आई होप कि आपको ये दोनों केस लॉ से जो कम्युनिकेशन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि क्यों जो एक ऑफर है वो कम्युनिकेट होना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ये जो ऑफर है वो क्यों किया जाता है, ऑब्टेनिंग द एसेंस। जैसा कि आपने जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 एक क्लोज ए में देखा है कि किस लिए की जाती है, टू ऑब्टेनिंग द एसेंस, किस लिए वो ऑफर किया जाता है, जहां पर जो एक व्यक्ति है वो अपनी विलिंगनेस शो करता है कुछ करने या ना करने के लिए, वो किस लिए कर रहा है, उस सामने वाले व्यक्ति की एसेंट यानी कि उसकी कंसेंट यानी कि उसकी सहमति लेने के लिए। तो ये चीज भी यहाँ पे होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप कोई ऑफर करते हो किसी से कोई आपने कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं लेनी, आपने किसी की कोई सहमति नहीं लेनी, तो वो क्या है, जस्ट एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन है, मैं ये चाहता हूं, दैट्स ऑल। उससे कोई ऑफर क्रिएट नहीं होता, ना ही वहां पे कोई आगे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने वाला। हाँ, अगर आप कहते हो सामने वाले से कि आप इससे राजी हैं नहीं है, तो वहां पर ये जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एसेंट्स ऑब्टेन करना भी इसमें जरूरी है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो ऑफर के रिगार्डिंग बाकी के जो टर्म थे, जैसे कि एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्रॉस वगैरह वगैरह, वो देखते हैं क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर क्या है। एक्सप्रेस ऑफर मतलब जो बाय वर्ड स्पोकन हो या रिटन हो, जो अब हम बोल करके या लिख कर किसी व्यक्ति को ये ऑफर करते हैं कि जनाब ये चीज है, हम आपसे लेना चाहते हैं या हम आपसे ये बेचना चाहते हैं। जैसे मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, मैंने बोल के कहा या लिख के किसी भी तरीके से कहा है, तो वो हो गया एक्सप्रेस। इम्प्लाइड कैसे होता है, बाय एक्शन, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी, या फिर इन द कोर्स ऑफ डीलिंग और सर्कमस्टेंसेस, इसको हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें कोर्स ऑफ डीलिंग, जैसे कि मान लीजिए कोई दो फर्म है, उनकी नेचुरल डीलिंग चलती रहती है आपस में, तो वो क्या है, एक इम्प्लाइड प्रोसेस है। हर बार वो नहीं कहते बोल करके या रिटर्न में भी हमें ये चीज चाहिए, वो जनरली उनका कोर्स ऑफ बिजनेस में चलती रहती है ट्रांजैक्शंस, कुछ एक्शंस हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर हैं जो उन दोनों को अलग अलग करती हैं। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद में आता है ऑफर और जो इनविटेशन टू ऑफर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑफर आपने ऑलरेडी समझ लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने काफी सारी चीजें हैं ऑफर के रिगार्डिंग डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है, इनवाइट करना अदर पार्टी को टू मेक एन ऑफर, यानी कि हम एक तरह से एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी व्यक्ति को। मैं क्या कहता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऑक्शन, वहां पर इनविटेशन है टू ऑफर देने के लिए। अब हम वहां पर हमने क्या कहा, अभी आप ये पार्टिकुलर चीज खरीदना चाहते हैं, वो वहां पर ऑफर करते हैं, मैं इतने में, मैं इतने में, मैं इतने में, मतलब जो भी अमाउंट वो अपनी तरफ से रखते हैं वो ऑफर दे रहे हैं। फिर उसके बाद में उनकी कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं उनको भी, आइए आप हमें ऑफर करिए, आप ऑफर कीजिए। ओके, तो ये इसमें फर्क है। यहाँ पे डायरेक्टली ऑफर हो रहा है, यहाँ पर हम इन्वाइट कर रहे हैं उनको ऑफर करने के लिए, यानी कि यहाँ पे ऑफर डायरेक्टली इस व्यक्ति से शुरू हो रहा है, लेकिन इस केस में यहाँ पे इसने इनविटेशन भेजा ऑफर करने के लिए, तो ये व्यक्ति आया तो इसने अब ऑफर दिया है, तो ऑफर यहां से शुरू हुआ। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्पेसिफिक और जनरल ऑफर के बारे में। स्पेसिफिक ऑफर क्या है, जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप या एक स्पेसिफिक पर्सन को किए जाते हैं, यानी कि ऑफर टू इंडिविजुअल, डायरेक्टली किसी व्यक्ति को कह दिया, डायरेक्टली किसी ग्रुप को कह दिया,
तो वो हो गए एक स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर की बात करें तो वो क्या है, इन जनरल पब्लिक में कह सकते हैं भी किए जाते हो, मे बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। मतलब मान लीजिए किसी ने कह दिया कि मैं अपनी कार है वो बेचना चाहता हूं, जनरली उसने अनाउंसमेंट कर दी, या कहीं पे सोशल मीडिया पर मान लीजिए उसने कोई पोस्ट डाल दी कि मैं ये जो है अपनी कार है वो सेल करना चाहता हूं इस अमाउंट पे, तो वहां पर क्या है, वो एक जनरल ऑफर हो गया। वहां पर कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है जो भी उसने कंडीशन रखी है वो फुलफिल करने पे। तो ये क्या हो गया, ऑफर एट लार्ज। आई होप इट इज क्लियर। इसके रिगार्डिंग किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। उसके बाद में आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस मतलब ऐसे ऐसे कहें, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे क्रॉस, एक दूसरे के विपरीत, यानी कि यहाँ पे दो पार्टी हैं वो सिमिलर ऑफर कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, बिना उसकी नॉलेज के, अदर दूसरे व्यक्ति को उसके ऑफर के रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं है, तो वो यहाँ पे क्रॉस ऑफर होता है। कैसे, चलिए आप हम इसको एक केस लॉ के थ्रू देखते हैं। एक केस लॉ क्या था, टिन वर्सेस हॉफमैन 1873 का केस है। इस केस में क्या था कि जो डिफेंडेंट है उसने प्लेंटिफ को क्या ऑफर किया कि वो 800 मतलब 800 टन का जो आयरन है वो 69 पे है वो आपको सेल कर दिया। सेम उसी टाइम जो प्लेंटिफ है उसने भी सेम अमाउंट और सेम जो क्वांटिटी के साथ में एक ऑफर और उसको भी पोस्ट कर दिया। मतलब एक दूसरे के प्रति दोनों ने एक एक ऑफर है, इसने इसको ऑफर किया, इसने इसको ऑफर किया, दोनों ने ऑफर किया, मतलब ये हो गया क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस ऑफर का समझने का मतलब क्या है कि क्रॉस ऑफर का मतलब ये नहीं है कि आपने जो इसका जो ये ऑफर है इसको एक्सेप्ट कर लिया इसने, या फिर इसका जो ये ऑफर है वो इसने एक्सेप्ट कर लिया। नो, दिस इज नॉट द एक्सेप्टेंस। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इन दोनों ने ऑफर किया है। अब आगे अगर ये दोनों एक्सेप्ट इनमें से कोई करते हैं तो ही यहाँ पे आगे फर्दर जो रिलेशन है वो क्रिएट होगा। अगर ये दोनों इसको रिजेक्ट कर देते हैं या इस पे किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होती, तो ये यहाँ पे एक किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। ये जस्ट एक क्रॉस ऑफर है, क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने इसको ऑफर किया, दोनों तरफ सेम अमाउंट सेम क्वांटिटी है तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। नो, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। अब इसके बाद में आता है स्पेशल टर्म एंड कंडीशन के बारे में। अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे रहा है तो उसको उस ऑफर के साथ में जो भी कंडीशंस होंगी वो साथ के साथ में ही कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो जो सामने वाला यानी कि ऑफररी है वो बाउंड होगा। यानी कि जिस ऑफररी को वो कह रहा है कि आप ये कंडीशन है, ये टर्म आप फॉलो करोगे, तो वो उस ऑफर के साथ में ही उसको बतानी होगी, कम्युनिकेट करनी होगी, ताकि वो उसको फॉलो कर सके। आई होप कि ये चीजें हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर ऐसी चीजें नहीं होंगी तो वो वहां पर बाउंड नहीं होगा उन कंडीशन वगैरह के रिगार्डिंग। अभी हमने ऑफर के रिगार्डिंग डिस्कशन की, ऑफर तक है जो आपको मैटर क्लियर है कि क्या ऑफर होता है। अब हमने मान लीजिए ऑफर समझ लिया, ऑफर कर दिया, अब बात आती है एक्सेप्टेंस की कि उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी के साथ में बात आती है कम्युनिकेशन की, उसको कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा, कब उसको कम्युनिकेटेड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। वो ये जो 2-3 स्टेप हैं आगे, यानी कि एक्सेप्टेंस का, कम्युनिकेशन का, और क्या हम यहाँ पर इस ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ ऑफर के बारे में था। आई होप कि आपको ये जो केस लॉ है, एग्जाम्पल्स हैं, और ये जो ऑफर के बारे में जितनी भी चीजें डिटेल में हमने डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेप्टेंस के साथ में।